मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट किसे मिला, वो आप बताएं, तो आपने सुब्रतो राय का नाम लिया। आपके इतने लंबे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा खौफनाक क्रिमिनल आपने किसे पाया? नहीं देखें, खौफनाक प्रिजनर तो बहुत हैं। आप जैसे छोटा राजन है, वो जेल में है। छोटा राजन की हिस्ट्री कोई कम वो नहीं है। और अगर मैं अपनी पर्सनल कहूँ तो मुझे छोटा शकील की जो है धमकी आई थी जब मैं रिटायर होने वाला था, उससे 1-2 साल पहले उनकी धमकी आई थी कि आप लोग, मुझे पता लगा है कि छोटा राजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आके जेल में उसको मारूंगा और आपको मैं देख लूँगा। तो ये है। इसके अलावा नहीं, मैं थोड़ा डिटेल में सुनना चाहती हूँ। तो आप डर गए थे? नहीं नहीं, हाँ। डरा नहीं। क्या होता है कि कैसे, फ़ोन करके धमकी दी थी? नहीं, मेरे उस पर SMS आया था। अच्छा। फ़ोन के ऊपर मेरे मैसेज आया था। हाँ। बम्बैया लैंग्वेज जैसे होती है ना, उसमें लिखा हुआ था कि मैं देखता हूँ तू कब तक जो है उसको बचा लेगा, जेल में आके तेरे सामने उसको मैं मारूंगा, तू देखता रह जाएगा। तो क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन होता था जेल का, तो शायद उसने, जबकि मेरा उससे छोटा राजन से कुछ डायरेक्ट वास्ता नहीं था, तो छोटा उसको लगा कि छोटा राजन को, क्योंकि मेरा नाम अखबारों में आता रहता था, तो इसकी वजह से छोटा राजन जो है जिंदा है, तो मैं उसको मारूंगा। जब उसने ये वाली बात कही तो मैंने पुलिस में केस किया। पहले अपने डायरेक्टर जनरल को जो है कंप्लेंट की, उसके बाद मैंने पुलिस को, डायरेक्टर जनरल ने उसको पुलिस को आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। तो उस पर जो सिक्योरिटी वगैरह जो है मुझे देनी चाहिए थी, इनको कुछ करना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हुआ अल्टीमेटली। मतलब इवन तो देखें, एक बार तो आप छोटा शकील की छोटा धमकी। शकील का कितना, हाँ, उसकी धमकी है, उसने आपको दिया है, पर इतनी इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो हुआ। अल्टीमेटली मुझे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने बताया कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने रिकमेंड किया। और मेरा एक्चुअली घर जो है बिल्कुल जेल रोड के ऊपर बंगलो था मेरे पास, जेल रोड के ऊपर ही। तो उसमें तमिलनाडु पुलिस की तो सिक्योरिटी रहती थी, पर इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी जो मेरे साथ रहती, पर इन्होंने कोई एडिशनल सिक्योरिटी तो नहीं थी, बल्कि जो तमिलनाडु पुलिस की सिक्योरिटी थी उसको भी हटा दिया। अरे। मेरे पास पर्सनल वो था, रिवॉल्वर थी, हाँ। वो भी वापस ले ली। तो वो खैर मैंने पेटिशन भी लगाई थी, और बहुत चीज़ें मैंने अपनी किताब में इस बात को लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप ऑफिसर्स की जो है, जो आपके ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपनी कंसाइंस को जो है, अपने अपने आत्मा को अगर आप सुनते हैं, तो उसमें आपके साथ ये चीज़ें भी हो सकती है। तो मेरी सब सिक्योरिटी को मैं, बल्कि उन दिनों में तो मेरी फैमिली बड़ी डरी हुई थी कि घर पे जो हमेशा सिक्योरिटी रहती थी तमिलनाडु पुलिस की, इवन वो भी हटा लिया। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, पर जैसे ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है करना, वो करती है। हाँ। तो वो उन्होंने किया। तो छोटा राजन आपको सबसे ज़्यादा, सबसे हाँ, बड़ा। मुझे लगता है कि मतलब जो सबसे बड़ा जो अगर क्रिमिनल आप कह सकते हैं तो छोटा राजन ही होगा। नहीं तो अबू सलेम भी रह के गया यहाँ पे, काफ़ी देर रह के गया। काफ़ी देर तो नहीं कह सकते, तिहाड़ में कुछ दिन रह के गया है अबू सलेम। कई बार आया, कोर्ट अटेंड करके चला गया है। वो भी काफ़ी नामी ग्रामी उसमें वो होता है। और भी ये गैंगस्टर्स वगैरह, नीरज भवानी वगैरह, ये सब आप सुनते ही रहते हैं, सब आते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ग्रेडेशन नहीं कर सकते कि ये इतना खतरनाक था, ये इतना खतरनाक नहीं था। सारे अपने अपनी वे में खतरनाक होते हैं। पर आप सामने से जब उनको देखते हैं तो वो उतने ही सामान्य लगते हैं, हाँ चाहे छोटा राजन है, अबू सलेम है। हाँ हाँ हाँ, ये देखेंगे क्या है कि जब मैं जेल की नौकरी में मैंने ज्वाइन किया था 81 में, तो बॉलीवुड वाला मेरे को इम्प्रेशन था कि जैसे बॉलीवुड में होते हैं ना, बड़े बड़े दिखाते हैं जेलों में कि बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, कुर्ता पजामा पहना, बड़ी बड़ी मूछें हैं, जो इम्प्रेशन विशाल। अभी मेरे मन में है वो आपके मन में तब था। उस टाइम पे था। हाँ। तो ये था। तो मैं जब गया वहाँ पे देखा तो बड़े स्मार्ट लोग घूम रहे हैं जेल के अंदर। तो मैंने अपने किसी साथी से पूछा, मैंने कहा वो प्रिजनर कहाँ है, अच्छा जेल कहाँ पे? वो कहते यही तो जेल है। अच्छा। तो हाँ, कहते यही तो जेल है। हाँ। तो फिर मैं जैसे चार्ल्स होबराज वगैरह का देखा। चार्ल्स होबराज जो है वहाँ पे था, सुनील बत्रा, विपिन जग्गी, बहुत सारे ऐसे प्रिजनर थे जिनके नाम आप अखबारों में सुनते थे, प्रेम शंकर शुक्ला, राकेश कौशिक, जो जिनके आप सुनते थे बड़े बड़े नाम।
सब आपके सामने ऐसे घूम रहे थे, आपसे ऐसे बात कर रहे थे, हेलो हाय ऐसे कर रहे थे जैसे हम आप दोनों हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, पर ये होते पॉडकास्ट चल रहा था वहाँ अलग। हैं। तो वहाँ पे सारा, हाँ वहाँ सारा जो है मतलब जेलों का पोर्ट्रेल जो है ना बहुत गलत दिखाते हैं बॉलीवुड में। जैसे वो जेलर को दिखा दिया असरानी को शोले में, जैसे है हम अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, हाँ। मतलब एक मजाक के उसमें दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ब्लैक वारंट अगर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल कोरेक्ट पोर्ट्रेल किया हुआ है कि जेलर का कैसा पोर्ट्रेल होता है। जेलर हमारे जैसे बंदे भी होते हैं और प्रिजनर भी जो है हमारे जैसे बंदे होते हैं, कोई ये वैसे नहीं होते जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं। तो वो भूल जाएं वो भूल जाओ, बिल्कुल भूल फिल्में जाओ, में हम बिल्कुल। अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। सब भूल जाओ। हाँ, नहीं वो तो सब तब होते होंगे ना अंग्रेजों के ज़माने में, वैसे होते होंगे, अब नहीं होते होंगे। नहीं, यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पे जेलर हैं पर उसका मजाक उड़ाया हुआ है ना। अब देखो ना, मजाक उड़ाया हुआ है कि हाँ। मुझे पता है ये भागने का प्लान कर रहा है, हाँ। और जबकि कोई भागने का ऐसा कोई प्लान ही नहीं होता, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन जेलर को जा रही है, उसमें एक तरह का मजाक उड़ाया हुआ उसका जेलर का, जबकि ऐसी बात नहीं होती। जेलर मतलब हर कोई काम अपना बड़ा सीरियसली कर रहा है। और ये इम्प्रेशन तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो कैदी होते हैं वो कोई अलग किस्म का उनका वो एक स्टेचर होता है, नहीं, वो बिल्कुल आपके और हमारे जैसे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इतना खौफनाक काम करने वाला खुद भी उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कितनी खौफनाक होगी। मैं तो शायद उसके सामने भी पहुंचूंगी तो मैं कांपने लग जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं कि होगा। हम शायद देख के उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि ये क्रिमिनल है या वो डरा के धमका के रखने वाले होंगे, बट आप तो नहीं एनीवेज नहीं बहुत नहीं, उल्टा बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बाहर, हाँ। मुझे लगता है कि कई बार जैसे लोग आप काम करते हो, अखबारों में जर्नलिस्ट काम करते हैं, उनके चेहरे ज्यादा भयानक होते होंगे बानिस्बत हमारे कैदियों के। ओहो, ये सारे जर्नलिस्ट सुन रहे होंगे। ओके, अच्छा, आपने अभी बातों बातों में चार्ल्स शोबराज का क्योंकि जिक्र किया, और आप ये बता भी चुके हैं कि वो कैसे बड़े स्मार्ट और हैंडसम थे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो क्या ये जब इनकी पर्सनालिटी के चलते भी या जेल के अंदर बहुत फेमस हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती क्या है? होते हैं, हाँ पर्सनैलिटी भी होती है। देखें क्या, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर सकते हो। जेलों में क्या होता है कि जो पढ़े लिखे कैदी होते हैं, इनका फेवरेट टाइम पास होता है दूसरे लोगों की पिटीशनें बनाना। अच्छा। हाँ, पर वो वकील तो होते नहीं है। नहीं, वो जरूर थोड़ी है वकील बनाने। एक अगर आपको पता है कि कोर्ट को किस तरीके से आपने एड्रेस करना है तो उसमें वकील की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो ये चार्ल्स शोबराज हो गया, सुनील बत्रा हो गया, आप देखेंगे इनके नाम से जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट्स दी हैं। जो रिफॉर्मेशन की थ्योरी है इनकी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। रिफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए तो इनकी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। जैसे सुनील बत्रा की जजमेंट है, सबसे पहली जजमेंट है 1979 में, फिर 1980, 1981, 2-3 जजमेंट है इनकी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है कि प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर की ये जजमेंट है। वो देखें एक तरह की बाइबल है, बाइबल ऑफ रिफॉर्म है। आप इन प्रिजनर्स को इस तरीके से भी देख सकते हो कि मर्डरर है, या इस तरीके से भी देख सकते हो कि एक तरह का रिफॉर्मर है। प्रेम शंकर शुक्ला है, बहुत तकड़ा वो चीट था, तकड़ा, उसके ऊपर चीटिंग के बहुत सारे केस थे। तो आप उसको एक चीट की नज़र से भी देख सकते हो, आप एक रिफॉर्मर की तरफ से भी देख सकते हो कि उसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी प्रिजनर को इनडिस्क्रिमिनेट आप आयरन में नहीं रखोगे, फेटर्स, हैंडकप्स वगैरह में नहीं रखोगे। ऐसे ही आप राकेश कौशिक है, उसको आप मर्डरर भी समझ सकते हो और आप उसको रिफॉर्मर भी समझ सकते हो, क्योंकि उसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा केस लिया था जिसमें कि एक प्रिजनर के ऊपर मगर सिंह करके एक सिपाही था, उसने एक प्रिजनर के प्राइवेट पार्ट्स में एक रॉड इंसर्ट कर दी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो आप इनको मतलब कुछ भी कह सकते हो, आप इनको ये भी कह सकते हो रिफॉर्मर। अगर रिफॉर्मर एक बड़ी रिलैक्स टर्म है तो आप इनको ये भी कह सकते हो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ये विसल ब्लोअर है। तो हर एक चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिया होता है। तो इन जो प्रिजनर्स के मैंने नाम लिए, इनके पहले हम अखबारों वगैरह में इनका पढ़ा करते थे,
तो जब सामने जाके देखा और सामने देखा कि हमारे आपके जैसे लगते हैं, तो मुझे भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य था मेरे लिए कि प्रिजनर ऐसे दिखते हैं। आपने कहा कि अखबारों वगैरह में हम पढ़ा करते थे इन प्रिजनर्स के बारे में, तो इन्हीं अखबारों से मुझे याद आया कि चार्ल्स शोबराज को लेकर के बिकनी किलर कहा जाता था, इसी नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये नाम कैसे पड़ा, और जेल में आप लोग भी इसी नाम से बुलाते थे क्या? हाँ, नहीं, हाँ। देखिए क्या होता है, हम जेल में ऐसी नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया एक हमारी ड्यूटी है रिफॉर्म्स करना, रिफॉर्म्स ये उसके खिलाफ होता है। इसको बिकनी किलर ऐसा कहते थे कि इसके बहुत सारे केस इसके ऐसे थे कि जिसमें ये लड़कियों से, मतलब लड़कियों से तो ये बड़ा सावी था कि उनसे दोस्ती बनाने का। इसने इंडियन लड़कियों बहुतों से, जब जेल में भी था, बहुतों से इसने दोस्ती बनाई हुई थी, बहुतों से। और जो जब ये बाहर था, जेल से बाहर था, तो ये वहाँ पे फॉरेन लड़कियों से जो है दोस्ती करता था। उनको जो है दोस्ती करके उनके साथ जो है डिनर पे उनको इनवाइट करता था। डिनर पे इनवाइट करके उनको कुछ सीडेटिव्स वगैरह उनके खाने में मिला देता था, तो रेप करता था, उनके सामान को लूट लेता था। और अगर लड़की बहुत ही वो है रजिस्ट कर रही है तो इवन मर्डर तक कर सकता था। तो ये जो उस टाइम पे जो कमिश्नर पुलिस वहाँ पे जो गोवा के होते थे, वो बाद में जेल के भी आईजी बने आके, तो उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं। और इस किताब में खुद ये तो इस चीज़ को बड़ा वो अपने उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस से लिखता है कि मैं ऐसे करता था, तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। मतलब ये लड़कियों के लिए, अच्छा, और इसकी पर्सनैलिटी ऐसी ऐसी पता नहीं, मतलब लड़कियों को क्या इसमें दिखता था कि इसके पीछे जो है लट्टू हो जाती थी। आप देखें, अभी नेपाल की जेल में था, जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में था, तो मैंने देखा था बहुत लड़कियां इसको मिलने आती, चाहे अच्छी अच्छी जर्नलिस्ट, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर इसको मिलने के लिए आते थे। जब नेपाल की जेल में गया, वहाँ पे जाके इसने जो वहाँ के जो डीजी पुलिस थे, ये अखबार में ही आया, डीजी पुलिस थे जो वहाँ के, उनकी लड़की से इसने शादी की, जबकि ये मेरे ख्याल 80 साल के आसपास हो गए, वो लड़की 35 साल की थी, उनसे एक बच्चा भी है। मतलब आप सोच सकते हैं मतलब कि उसको लेडी किलर या बिकनी किलर क्यों कहते थे। मतलब वो उसने अपने कर्मों से जो है सब चीज़ प्रूव की है कि किस तरीके से, मतलब उसने, और वैसे भी उसका बात करने का तरीका ऐसा होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरे प्रिजनर होते थे उनकी पेटिशनें वगैरह ये बनाता था, तो इसलिए प्रिजनर्स में बड़ा पॉपुलर हो जाता है। इसकी पेटिशनों के ऊपर जो है प्रिजनर्स को कोर्ट से रिलीफ मिलती थी बानिस्बत की अगर एक वकील ने पेटिशन बनाई है, तो इसलिए अच्छा। नेचुरली, हाँ, इसलिए नेचुरली प्रिजनर जो है इसके पास जाएंगे पेटिशन बनवाने के लिए। मैंने 83 में लीगल एड सेल स्टार्ट की थी तिहाड़ में, जिसमें कि 3 वकील आते थे बाहर से। हाँ। पर उन वकीलों के पास इतने लोग नहीं आते थे एडवाइस लेने के लिए या पेटिशन बनवाने के लिए, जितने इसके पास जाते थे, या सुनील बत्रा के पास जाते थे, या दूसरे प्रिजनर ऐसे तो उनके पास जाते थे। और फिर वो जो चाहे वो बदले में करवा भी सकते हैं। हाँ, वो prisoner से? नेचुरली होता ही है। अब देखें, वो अगर आपने किसी को कोई फेवर ली है या दी है तो उसका तो होता ही है। अब सर मैं वो ब्लैक वारंट की अगर बात करूं, वो आखिर 10 मिनट हाँ, बिल्कुल करें, की अगर मैं बात बिल्कुल करूं, करें। तो वो आखिर 10 मिनट क्या रहते हैं? देखिए क्या है, जो ब्लैक वारंट में जो लिखा हुआ है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं उसमें, जो मेरे, क्योंकि क्या था कि मैंने क्यों लिखी ब्लैक वारंट, पहली बात तो ये आती, मैंने लिखी क्यों। इसके पीछे लिखने का कारण ये था कि लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि जेल के अंदर क्या होता है। उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप एक ट्रांसपेरेंसी बनाओ, जर्नलिस्ट वगैरह जेल में अगर आना चाहते हैं तो उनको आप अलाउ करो, रिसर्चर जेल के अंदर आना चाहते हैं उनको रिसर्च के लिए अलाउ करो, है ना, वकील आना चाहते हैं उनको अलाउ करो, लीगल एड के लिए अलाउ करो, या तो ये काम करो। और मैं जितनी देर मैं लॉ ऑफिसर रहा हूँ, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती थी वर्किंग में हमने की हुई थी। कई 100 लोग वकील आते थे,
जिनको जेल के बारे में थीसिस लिखनी होती थी या जेल का एक्सपीरियंस लेना होता था या लीगल एड के बारे में जानना होता, तो मैं, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर था, तो बहुत लोगों को हम अलाउ करते थे उस टाइम पे। और मुझे एक इंकलिंग थी कि मेरे जाने के बाद जो है शायद ये लोग इतने, क्योंकि मैं तो लिबरल था, तो और शायद इतना लिबरल कोई नहीं होगा। एक तो ये पब्लिक को बताने के लिए कि जेल के अंदर क्या होता है, जेल के अंदर जेलें किस तरीके से काम करती हैं, बताने के लिए मैंने ये किताब लिखी। और दूसरा, मैं चाहता था कि अगर कोई वकील है, अगर वो कोर्ट भी करना चाहे, कोर्ट के आगे, जैसे कई बार मेरी किताब जो है कोर्ट हुई है, अगर कोई कोर्ट भी करना चाहे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कोर्ट कर सकता है। तो बहुत बार कोर्ट हुई, इवन सुप्रीम कोर्ट में मेरी किताब कई बार कोर्ट हुई है। तो ये दो चीज़ें थी मेरी, जिसको देख के मैंने अपनी किताब लिखी थी। प्लस मेरे साथ कुछ जाती हुई थी, तो वो भी मैं पब्लिक को बताना चाहता था कि गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, कि आप किसी को भी अगर ट्रैप करना चाहो, बड़े आराम से आप ट्रैप कर सकते हो। तो ये करके मैंने किताब लिख दी। तो आप देखें कि इतनी पॉपुलर हुई, कि बेस्ट सेलर रही, कई साल तक ये बेस्ट सेलर रही किताब। और उसके बाद फिर OTT प्लेटफॉर्म पे भी ये आ गई। तो ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ आप जेन्युइन लिखोगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये इस बात से पता लगता है। आपको डर नहीं लगता कि कभी मैं छोटा शकील से धमकियां पा रहा हूँ, कभी सरकार के अगेंस्ट में लिख रहा हूँ? हिम्मत चाहिए। देखिए नहीं, फिर आपने जो 40 साल तक जेल में नौकरी की, किस लिए की है? हाँ, इतना सताए गए कि अब डर ही। 40 साल तक जब नौकरी की, किस लिए की आपने? हाँ। अगर 40 साल नौकरी करने के बाद भी अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ आपने टाइम बेकार किया अपना। मैं एक चीज़ अब आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ सर। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में रहते हैं, तो बाहर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसी पॉलिटिक्स के बीच में एक आरोप ये लगाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह का खाना दिया जा रहा है जानबूझ के, जबकि वो शुगर पेशेंट हैं या उनको बाकी कई बीमारियां हैं। बावजूद इसके उनका डे प्लान ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो, ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनका वज़न कई किलो कम हो गया है, ऐसे सेट किया जा रहा है कि वो उनकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करे, ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनको इतनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिससे उनकी जान पर बनाए। तो क्या ये संभव हो सकता है तिहाड़ में? देखिए क्या होता है कि जैसे, जहाँ तक मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, इनको कोर्ट ने घर से खाना अलाउ किया हुआ था। हाँ। नहीं तो जनरली क्या होता है, घर से खाना कभी किसी को अलाउ नहीं करते। खाना वगैरह, खाने की चीज़ें टोटली बैन है, किसी कैदी को आप नहीं दे सकते। खाली जो जेल की बनी चीज़ें हैं, नमकीन वगैरह, वो आप दे सकते हो। घर से बनी हुई कोई चीज़, खाना वगैरह नहीं ला सकते। उसके पीछे कारण है कि घर से खाना आया, पराठे बन के आए, तो पराठे की जो लेयर्स होती हैं उसमें जो है ड्रग्स के पैकेट होते थे, करेंसी नोट्स होते थे, मोबाइल फ़ोन छुपे होते थे। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया जो खाना वगैरह उन्होंने, क्योंकि अगर आपने जेल के अंदर खाने की क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर देते हो आप, तो आपको बाहर से खाने की कोई वो नहीं है। बेशक एक कनेक्शन होता है, बाहर से खाना आता है, तो एक रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जब एक बंदा अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के, अपनी बहन के हाथ का खाना खाता है, तो उसमें उसके विचारों में बहुत एक पॉजिटिविटी आती है कि उनका खाना उसको याद आती है उनकी। तो एक रिफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इसलिए मैडम किरण बेदी के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत लिबरल किया हुआ था। पर जब इनको मिसयूज़ करना शुरू किया, तो मिसयूज़ को जब नहीं रोक पाए, तो उन्होंने खाना ही बंद कर दिया बाहर से खाना वगैरह। तो पर इसके केस में एक्सेप्शन था, केजरीवाल जी के केस में एक्सेप्शन था कि उन्होंने इनको खाना घर से अलाउ किया था। हाँ। और जो खाना होता है उसको पहले डॉक्टर वगैरह टेस्ट करते हैं, पर इनके खाने को तो कोई टेस्ट नहीं करेगा। तो इनका खाना जैसे आया, चाहे आम आए, जैसे मेरे को याद है एलिगेशन लगे थे कि आम इनके लिए मना है, पर ये आम जो है खा रहे हैं ना, शुगर पेशेंट। तो हाँ, शुगर पेशेंट है। तो जो भी इनका खाना वो आता था, अब इनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप जेल से खाना दे रहे हो, उसमें तो आप अपनी कैलोरीज वगैरह फिक्स करके आप कह सकते हो आपने इतना खाना खाना है। हाँ। अब जिनका खाना घर से आ रहा है, तो उसमें आप कोई इतना एम्बार्गो नहीं लगा सकते कि आप 2 रोटी खाओगे
या एक रोटी खाओगे और नहीं खाओगे, घर से खाना आया खा रहे हैं वो जितना वो घर में जैसे खाते थे। तो एक तो ये कोर्ट की वजह से स्पेशल प्रिविलेज थी इनको। फिर दूसरा क्या होता है कि राउंड द क्लॉक तिहाड़ जेल एक एक्सेप्शन है जिसमें राउंड द क्लॉक आपको डॉक्टर अवेलेबल होता है। इनको भी अच्छा। डॉक्टर अवेलेबल था। शुगर इनकी जैसे मैंने पढ़ा है सुना है, शुगर इनकी 2-2 3-3 टाइम जो है वो चेक होती थी। तो अगर डॉक्टर का वो है और उसमें शुगर ज़्यादा आ रही है तो नेचुरली डॉक्टर ये तो कह सकता है कि आप आमना खाओ या ये खाना कम खाओ, पर आप उसको एम्बार्गो नहीं लगा सकते कि आप इतनी रोटी खाओगे या एक आम खाओगे या आम बिल्कुल नहीं खाओगे, आप खींच नहीं सकते उनके हाथ से। तो ये है। और उसके अलावा जो है खाने के ऊपर मेरे ख्याल ज़्यादा वो उस पे था वो जो उसी पे था। हाँ। तो या तो खाना बाहर से अलाउ ना करो। और वैसे जेल पे भी अगर कोई है, अपने हेल्थ को आपने मेनली आपने खुद देखना है। डॉक्टर तो वहाँ पे हैं, वो आपकी कंसल्टेशन के लिए हैं या आपकी इमरजेंसी है तो उसके लिए डॉक्टर हैं। तो खाना है, जैसे शुगर के बहुत सारे पेशेंट होंगे हमारे यहाँ जेल पे। आपको पता है डायबिटीज़ तो आजकल इस दिल्ली को तो वैसे भी कैपिटल कहते हैं डायबिटीज़ की। हाँ। तो उसमें अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, खाना आपको जैसे मैं बताऊँ, एक प्रिजनर को 450 ग्राम जो है गेहूँ रोज का मिलता है, 250 ग्राम सब्जी मिलती है, 90 ग्राम दाल मिलती है। ये उस टाइम थे, अब चेंज भी होगा पता नहीं, पर इतना है मेरे ख्याल अभी भी या इसके आसपास होगा। तो आपको खुद को देखना है कि आपने इतनी चीज़ नहीं खानी, क्योंकि 450 ग्राम आटा अगर आप खाएंगे तो उसकी रोटी खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा शुगर अपने आप को दे रहे हैं। फिर आप दवाई भी खा रहे हैं तो दवाई भी जो आपकी इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये आपको ही कंट्रोल करना होता है कि आपको खाना कम खाएं। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं कर सकते, और ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ गई तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, वहाँ पे रेगुलेटेड खाना होगा जो भी होगा। हाँ। तो ये सब ये आपको खुद देखना होता है कि आप अपने आप को बीमार ना करो। और अगर आप अपने आप को बीमार करना चाहते हो तो उसमें एवरीबॉडी इज हेल्पलेस। कहानियों का पिटारा आपके पास तो सर है क्योंकि 1 साल 2 साल की तो ये बात है नहीं, ये 34-35 साल की बात है। अभी देश में क्या माहौल है ना सर, पहलगाम के बाद, कि हम तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहते हैं और वहाँ के जो आतंकी हैं उनकी किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आपकी किताब में शायद एक ISI एजेंट का भी जिक्र है, जिसकी शायद जेल में रहते हुए मौत हो जाती है, वो एक अलग नाम से रह रहा था। ऐसा कुछ आपने जिक्र किया है या मैंने ऐसी किताब पढ़ी हुई है, मुझे लगता नहीं कि मैंने शायद किताब में इसका जो है कहीं जिक्र किया हुआ है। पर ये है सच्ची घटना? एक था, एक वो जैसे मोहम्मद मकबूल भट्ट है। हाँ। तो वो किस टाइम पे ISI के एजेंट होते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जेल से जो भाग के तो इंडिया जेल में, वहाँ पे इन्होंने किसी सीक्रेट एजेंट का जो है मर्डर किया था। उसके मर्डर करने के बाद जो फिर ये इनको कैद हुई थी, और कैद हुई ये तिहाड़ जेल में उन्होंने कैद काटी थी। तो उन्होंने सीक्रेट एजेंट का किसी का मर्डर किया था। और बाकी कोई सीक्रेट एजेंट बन के आता भी है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो क्रिमिनल है, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है। अब जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि कोई जर्नलिस्ट थे आपके, एक फोटोग्राफर, वो जेल में बंद होके आ गए थे लड़ाई झगड़े के केस में। और क्या होता है कि आप जेल में आ गए तो बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते। आप किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए आए हो जेल में, देखने के लिए कि जेल किस तरीके से काम कर रही है, क्या करप्शन है। तो हुआ है मेरे सामने, कई बार आए हैं, प्रेस वाले आए हैं, बंद होकर अंदर आए हैं, और फिर उन्होंने बाहर निकल के स्टोरीज की हैं। तो आप, क्योंकि आपके ऊपर एक धारा लगी हुई है और उस धारा में आप जेल के अंदर आए हैं, तो हम तो उसको क्रिमिनल ट्रीट करेंगे। अब वो सीक्रेट एजेंट है या कौन है, ये हमें पता नहीं चलता उसका। कई बार पॉडकास्ट में आप मुझे ऐसे बेबस दिखाई दिए है ना सर कि अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो हो नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप देखें कि 2 आदमियों को झगड़ा हुआ, 2 आदमियों को झगड़ा हुआ किसी बात पे, या पड़ोसी हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ, तो पुलिस क्या करेगी, दोनों को अरेस्ट करेगी और जेल में डाल देगी। हम जेलों को रखते हैं एरिया के हिसाब से। अगर सपोज दोनों जो है 30,000 कोर्ट से जेल में गए, उसी जेल में चले, दोनों को हमने इकट्ठा रख दिया अब लड़ो
अब लड़ो, आगे उनकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा। उनकी दोस्ती हो जाती है। हाँ। बहुत केसों में मैंने ऐसे देखा है, दोस्ती हो जाती है, अनलेस कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं। गैंगस्टर को आप कभी भी इकट्ठा नहीं रख सकते, गैंगस्टर को तो आपने अलग रखना ही रखना है। पर एक आम आदमी है तो उनकी दोस्ती हो जाती है, उनकी जो जो कब से वो बाहर वो एक दूसरे के लिए इलविल वगैरह उन्होंने रखी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग जब ऐसे टीवी पे आप देखते होंगे ना, न्यूज़ चैनल आप ऐसे खोलते होंगे, तो एक एंकर दूसरे जर्नलिस्ट से जब सवाल पूछता है जो ग्राउंड पे मौजूद होता है, तो कहता है ओवर टू यू, हाँ। है ना। अब मैं वही करने वाली हूँ आपके साथ। क्योंकि अभी तक तो मैंने पूछ लिया कि अच्छा अफजल गुरु का बता दीजिए, और हाँ। है ना, अब सबसे ज़्यादा आपको क्रिमिनल कौन लगा, सुब्रत रॉय का बता दीजिए, ये तो हाँ। सब मैंने सवाल पूछे। हाँ। अब ओवर टू यू, हाँ। कि आप एक कोई भी किस्सा या कहानी जो आपके जहन में छप गया हो, या कुछ आपने ऐसा देखा हो, क्योंकि कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहते हैं, या तो वो हमें प्रभावित करते हैं या हमें झकझोर देते हैं अंदर तक, हम परेशान हो जाते हैं उससे। तो ऐसी कोई कहानी या कोई किस्सा आप हमें बताएं जिससे, ये वाली हाँ, बात मैं जो बड़ा अपनी अगली किताब इंटरेस्टिंग में हो। लिख रहा था, पर आपको मैं पहले ही बता हाँ, देता हूँ, over to सीक्रेट you। है ये। सीक्रेट है ये। हाँ। देखिए क्या होता है जेल में प्रिजनर्स को लिबर्टी होती है कि वो किसी भी जेल स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, दूसरे किसी प्रिजनर के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि 82% प्रिजनर जो होते हैं दे आर अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मीन्स दे आर इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। 82%। 82% दिल्ली में बहुत ज़्यादा है ये। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है, सपोज आपसे कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में, मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, हाई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी करो कि किसी प्रिजनर के साथ एक्सटॉर्शन हो रहा था। सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर कर दिया। तो प्रिजनर कोई भी जो है जाके कह सकता है कि फलां फलां जेल स्टाफ जो है ये मेरे से पैसे मांगता है, मैं इसको नहीं देता तो मुझे तंग करता है, मुझे खाने पीने का ठीक नहीं दे रहा, या मुझे जो है टॉयलेट साफ करवा रहे हैं मुझसे, या कुछ भी उसमें वो कर सकते हैं। तो कोर्ट उसमें जो है जेल वालों से रिपोर्ट मांगेगी, और रिपोर्ट मांगने के बाद जो भी उन्होंने सूटेबल डायरेक्शन देनी होती है वो उस पर डायरेक्शन देते हैं। इस सिस्टम को जो है, जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, बड़ा ही उससे बाखूबी इस सिस्टम का फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदे में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। वो क्या करेंगे कि ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट लगाएंगे जिस ऑफिसर से उनको खतरा होता है कि अगर हम ये वाला काम करेंगे और ये वाला ऑफिसर हमें रोक देगा। अगर मिली भगत है प्रिजनर और स्टाफ में, जो बदमाश हमारा स्टाफ होता है, सॉरी ये टर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पर हमारा जो स्टाफ चालू होता है, आप देखेंगे उनके खिलाफ प्रिजनर बहुत कम पेटिशन कोर्ट में लगाते हैं। अच्छा। जो ईमानदार होगा उसके खिलाफ पेटिशन बहुत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो जेल में उनका रैकेट चल रहा होता है, जैसे मैंने अभी एक्सटॉर्शन को बताया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है हाई कोर्ट के कहने से, तो वो क्या करेंगे कि जो ईमानदार होगा, जो उनकी गलत एक्टिविटी को जो है उनको डर होता है कि रोक सकता है, उसके खिलाफ पेटिशन लगाएंगे। मेरे खिलाफ एक पेटिशन ऐसे लगी थी, एक प्रिजनर ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि सुनील गुप्ता जी जेल में ड्रग्स बिकवाते हैं। ड्रग्स बड़ी पॉपुलर होती हैं जेल के अंदर ना, किसी भी जेल में, आप इंटरनेशनल जेल में जाओ या तिहाड़ में जाओ, कहीं जाओ, हाँ। ड्रग्स बड़ी पॉपुलर होती हैं। प्रिजनर चाहते हैं उसको पोजेस करना, ओबियसली कि बड़ी स्ट्रेस होती है, तो उससे जो ड्रग्स लेके वो जो है अपना रिलैक्स पड़े रहेंगे। तो ऐसी पिटीशन लगाई उसने कि सुनील गुप्ता जी ड्रग्स बिकवाते हैं जेल में, इनका अपना एक कार्टेल है जिससे ड्रग्स बिकवा रहे हैं, और जो इनके उसमें नहीं आता, जो इनको पैसे नहीं देता, उनके ऊपर ये ड्रग्स के केस बनवा देते हैं। अच्छा। जब उसने ये लगाई, अच्छा मेरा क्या था कि मेरे में एक, मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ अपने आप को, कोई और तो अच्छा काम करो, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको अपने को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने करीब करीब 1000 केस जो है प्रिजनर्स के ऊपर बनवाए होंगे, जहाँ पे उनसे छोटी छोटी क्वांटिटी में ड्रग्स वगैरह, छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स वगैरह मिलती थी। क्योंकि कई प्रिजनर होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके पास ड्रग्स, अगर स्मैक एडिक्ट है तो वो चाहेगा कि स्मैक पहुँचे, नहीं तो
ओपीएम या कुछ भी, मतलब उनको वो चीज़ चाहिए जेल के अंदर। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हैं या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, हर एक जेल में बड़े पॉपुलर होते हैं, क्योंकि उसमें ड्रग एडिक्शन की आदत जो है प्रिजनर की छूट जाती है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमारे बच्चे को जेल में रख लो क्योंकि ड्रग्स लेता है, हाँ। हो सकता है वो ड्रग डी एडिक्शन से जो है उसकी आदत वो वाली छूट जाए। तो वो कोशिश उनकी होती है। तो मैंने करीब 1000 केस जहाँ भी मैं देखता था ना ड्रग मिली है, नहीं तो कोई भी बंदा कहता है यार छोड़ यार इसका क्या केस बनवाना, मैं केस जरूर बनवाता था। 1000 केस ऐसे बनवाए? 1000 केस मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनवाए होंगे। जिसके पास भी ड्रग्स मिलती थी मैं क्रिमिनल केस जरूर बनवाता था। ये जेल मैनुअल भी कहता है हमारा, और जो इंस्ट्रक्शन थी वो भी ये कहती थी। तो जब इसने मुझे कहा कि ये ड्रग बिकवाते हैं, और तो मैं समझ गया इसका, मैंने कहा ये इसने मेरे ऊपर ये लगा। अच्छा, होता क्या है कि जब किसी प्रिजनर ने अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा डाला है कोर्ट में, पिटीशन डाली है, अखबारों में छप जाती है अगले दिन। जो आपके दोस्त यार, आपके फैमिली वाले हैं, आप फेमस हो जाते, दोस्त यार कहेंगे यार साला ये कहता था कि मैं बड़ा ही ईमानदार हूँ, ये काम करता था। हाँ, जरूर धुआं तो तभी उठता है जब आग होती है। मतलब लोग भी मतलब नेगेटिव चीज को चटकारे लेके नेगेटिव चीज को बड़ी जल्दी विश्वास करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक सोसाइटी, सैडिस्टिक प्लेजर, मैंने आपको वर्ड पहले इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट सैडिस्टिक प्लेजर हिंदुस्तानियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने हमने कोर्ट को तो जवाब दे दिया कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि इतने केसेस ऑफिसर ने बनवाए हैं। मेरा जो एसपी था उसने जवाब कोर्ट को दे दिया, कोर्ट सेटिस्फाई हो गई और ख़त्म कर दिया। अब मैं ना जस्ट उसकी साइकोलॉजी को मैं एनालाइज कर रहा था कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ क्यों लगाया ये केस। पक्की बात है, मैंने कहा ड्रग का धंधा कर रहा होगा, इसको पता था कि सुनील गुप्ता जी ने पकड़ लेना है, तो फिर ये कह देगा कि मैंने तो देखो जी पहले ही कहा था सुनील गुप्ता जी जो इनके साथ नहीं मिलता उसके ऊपर केस बना देते हैं। सही, हाँ। और उसने वही किया। उसके बाद हमने एक बार सर्च ली, क्योंकि हमें पता क्या होता है कि हम प्रिजनर्स की जो है सरप्राइज और रूटीन सर्च जो है लेते रहते हैं, ताकि उनके पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल जैसे ड्रग्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, हीटर्स वगैरह ये ना हो। अगर पहुंच भी गए हो तो उसको निकाल दें। तो हमने ऐसी सर्च ले रहे थे उस प्रिजनर की, तो उसके ना तकिए से उसने अपने सेल को जो है ताला लगा के रखा हुआ था। ताला कोई लगा नहीं सकता, तो मुझसे भी हमें लगा कि दाल में कुछ काला है। जब उसके तकियों में जाके देखा तो उसकी करीब 250 ग्राम स्मैक जैसी चीज़ थी उसमें। जब पुलिस से हमने कंफर्म किया, उन्होंने कहा ये ड्रग्स है, स्मैक है। तो मतलब उधर से तो उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगा दी, ऊपर से जो है वो स्मैक निकल आया। तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन थी नहीं बट टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट दैट पर्सन। उसके बाद क्या होता है, जब केस चला कोर्ट में तो उसने यही वाला पॉइंट दिया। पहली बात तो यह बताओ जी जेल के अंदर स्मैक आई कैसे, जब इतनी सर्च होती है। अब किसको क्या समझाएं कि कैसे आ जाती है, किस तरीके से मिली भगत से आती है, नेग्लिजेंस से आती है, कैसे आती है, क्या समझाएं। पहली बात तो है कि स्मैक आई कैसे, और दूसरा जो है मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर केस बनवाया। और उसने अगर कंप्लेंट मेरे खिलाफ ना की होती, किसी और ऑफिसर के खिलाफ भी कोई 10 साल पहले की होती ना, उस चीज़ का भी वो फ़ायदा उठा लेता, उसको फ़ायदा मिल जाता। तो इसी के साथ ये साबित होता है कि चोर की नहीं, आपने शुरू में क्या कहा था कि जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है। तो आप ईमानदार ऑफिसर हैं, इसी के साथ ये साबित होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने एक ना रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है। मैं फटाफट आपसे सवाल पूछूंगी। रैपिड फायर में सर सोचने का मौका नहीं होता है, बस जैसे ही जो पूछा उसका तुरंत एक शब्द में। मैंने सोच के तो बोला ही नहीं, अपने दिल से बोला है। जो चीज आप दिल से बोलते हो तो वो ये तो 1-2 शब्द वाला है, हाँ ना वाला है, या कोई एक शब्द में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बिना सोचे आप बस फटाफट बताएं। ये अब हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद मैं कर रही हूँ हम सेफ लैंडिंग कर लेंगे। अभी तक तो बड़े सारे टर्बुलेंस आए थे, पर अब सेफ लैंडिंग हो जाएगी। तो 10 सवाल हैं रैपिड फायर वाले, ठीक है। फटाफट पहला, तिहाड़ में सबसे खतरनाक कैदी? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम कोई भी खतरनाक बन सकता है। हाँ। और कोई भी जो है आपके हिसाब से खतरनाक कैदी, जैसे चार्ल्स सोबराज का आपने नाम लिया है। हाँ। तो काफ़ी खतरनाक था उस टाइम का, पर आज के टाइम पे जो है नीरज भवानिया का या किसी और का नाम लेते हैं। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। ऐसे डिप्लोमेटिक वाला नहीं देना है जवाब। ये हर टाइम पे डिपेंड करता है। अब अभी फिलहाल जो है कौन है, तो मेरे ख्याल तो छोटा राजन जो है सबसे आगे होगा। ठीक है। कि सबसे शांत और सुधरा हुआ कैदी?
हाँ, मैंने देखा था इसमें। अब मनु शर्मा को मैं कह सकता हूँ सुधरा हुआ था। हाँ, ठीक है। कभी कोई ऐसा कैदी रहा है जिससे आपको जान का खतरा महसूस हुआ? हाँ, कई बार मेरे को धमकियाँ वगैरह मिली हैं कि आपके घर वालों को हम किडनैप कर लेंगे, मार देंगे, आपको मार देंगे, तो ऐसी मिलती रहती हैं। नाम बताना चाहेंगे आप? नाम जैसे मैंने छोटा शकील का बताया, छोटा शकील ने मेरे को धमकी दी थी। सबसे पहला ब्लैक वारंट आपने कब देखा था? हाँ, सबसे पहले मैंने देखा था 1982 में, जो रंगा बिला के केस में हुआ था, जज ने इशू किया था। तो वो थोड़ा नया, कुछ नया लाइफ में होता है? हाँ, उसमें देखें रंगा बिला जो थे प्रिजनर, हाँ। उसको आप ये कह सकते हो सबसे पहला निर्भया का जो केस था, रेप एंड मर्डर, वो तब हुआ था, जो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा एक ऑफिसर के, आर्मी ऑफिसर के बच्चों को जो है इन्होंने रेप किया और मर्डर किया था। तो पहला निर्भया का केस वही कर सकते हैं। तो उसी में मैंने पहला ब्लैक वारंट देखा था, जो उस कोर्ट ने इशू किया था। आपने ये कार्यकाल में आपने 8 फांसियां देखी हैं, बहुत सी फांसियों के बारे में सुना भी आपने होगा। तो सबसे अजीब डिमांड फांसी के पहले कौन सी आई थी? डिमांड कोई होती नहीं, डिमांड कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। जो हम सोचते हैं ना डिमांड, वो आखिरी इच्छा जो हम कह रहे हैं, हाँ। उसमें वो आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि आप कोई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ। वो आप किसी अपने बच्चे को देना चाहते हो, तो वो एक मैजिस्ट्रेट आता है वहाँ पे फांसी के टाइम पे, वो रिकॉर्ड करता है। वो उसके लिए होता है, कोई आखिरी इच्छा ये नहीं कि मैं ये खाना चाहता हूँ। हाँ, हम या तो ऐसे वो खाना, समझते हैं। ना, ये आप अपना क्लियर कर लें इसको। इसके ऊपर तो बड़े सारे जोक बने हुए हैं सर, कि लोग कह देते हैं कि मैं, मतलब गर्मियाँ चल रही होती हैं तो सर्दियों की कोई डिमांड कर देते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं तो कहते हैं मैं आम खाना चाहता हूँ। नहीं, तो पता लगा 4 महीने। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई विल लिखना। हाँ, विल लिखना, बिल्कुल आपने सही कहा। विल अगर उसने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है किसी के नाम पे देना चाहता है, अच्छा, तो उसके बारे में ओहो, कह तो सकते बताओ, ये तो फिर सवाल ही गलत हो गया। मैंने सोचा कोई अजीबो गरीब डिमांड कभी आई होगी तो वो पता वही चलेगा। तो मैं इसलिए तो आया हूँ आपके पास। ठीक बात है, मूवी में जो हमने जेल देखी है उससे अलग जेल के अलग बारे में जेल, समझने के लिए। तिहाड़ में आज भी मोबाइल चलाया जा रहा है? बिल्कुल चलाया जा रहा है, ये अखबारों में भी आता रहता है। ठीक है। वीआईपी कैदी ज़्यादा तंग करते हैं या फिर गैंगस्टर? देखिए क्या है कि जो वीआईपी कैदी ज़्यादा तंग करते हैं, गैंगस्टर तंग नहीं। वीआईपी कैदी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, है। जो कि वो किसी शय के ऊपर जो है कहते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसकी गवर्नमेंट अब यहाँ पे है, सेंटर में गवर्नमेंट है या दिल्ली में है, अगर वो आता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है बानिस्बत की अगर अपोजिशन का वो कोई वो आया है, उसको संभालना आसान होता है। ठीक है। तिहाड़ के अंदर कोई सीक्रेट टनल जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, सीक्रेट टनल नहीं है। बाकी कैदियों ने टनल बना के 1976 में कोई 13 कैदी भाग गए थे। ठीक है, होती नहीं है, बना करके भागने वाली बात अलग है। मुझे तो अभी तक बहुत सारे शौक लग चुके हैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, लेकिन डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो तिहाड़ में कैदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं, उनकी मैं डेली लाइफ की अगर बात करूं, तो अगर कोई पहुंच जाए, मैं पहुंच जाऊं अगर, और वो मैं देख लूं, तो मुझे पहला शौक क्या लगेगा? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी प्री कंसीव्ड नोशन होती है। हम जब जेल में जाते हैं, हमको ये लगता है कि सब चीज़ वहाँ पे एक हैंकी पैंकी होगी, कि मुझे जाके एक्सटॉर्शन होगा मेरा, मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जा सकता है। एक मिसकंसेप्शन होती है जो हम लेके जाते हैं, उससे हम ज़्यादा घबराए होते हैं बानिस्बत की एक्चुअल हैपनिंग जो होती है उससे। मैं तो खाली देखने की बात कर रही थी सर, कि अगर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा। हाँ, अगर आप देखने के लिए, अगर आप जेल में देखने के लिए, तो पहुंचा ही दिया। जेल में देखने के लिए अगर आप जाते हो, जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जेल की विजिट जो है, लोगों को एक्सकर्शन टूर भी जो है जेल के अंदर करवाने चाहिए। अब कई जेलों में, इंडिया की जेलें हैं जहाँ पे, जैसे आपने वो सेलुलर जेल का वो अंडमान की उसका है, लोग उसको देखते हैं, इवन तो वो जेल अभी वो उसमें नहीं है, चालू जेल नहीं है वो, पर अभी कई जेलें हैं जिसमें कि वो एक्सकर्शन ट्रिप जो है अलाउ करते हैं, और जो बाहर की जनता होती है उनको जेल दिखाते हैं। तो सर ने कह दिया कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद शौक लगे तो वो टिकट बता देना। टिकट देनी पड़ती है उसमें। हाँ, तो वो कमेंट में फिर बता देना। अब सर आखिरी सवाल, की आपकी किताब ब्लैक वारंट की अगर हम बात करें, तो क्योंकि जो व्यूअर ने अभी नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहे, तो उसका सबसे दिलचस्प चैप्टर आपको क्या लगता है कि कौन सा भाग होगा? शायद वो होगा अफजल गुरु वाला, क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई है, तो अफजल गुरु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छे से हमारे साथ Thank you. रैपिड फायर भी खेला। और देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि आपके साथ कहानियाँ, किस्से और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक पॉडकास्ट में तो मुझे लगता है समेट पाना ना भी ना ना, बहुत बड़ा मुश्किल मुश्किल है, बहुत होगा। मुश्किल है। हाँ, और अब हम देखते हैं लोगों के कमेंट कितने आते हैं, वो आपसे और आगे क्या सवाल पूछते हैं, जो ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगी भी। होप आपका ये चले, पॉडकास्ट बहुत चले, एक इन्फॉर्मेटिव बने और हाँ। लोग देखें इसको। बिल्कुल सर, और ये इसलिए भी क्योंकि एक जो हमारे दिमाग में पिक्चर बनाई गई है ना, पिक्चरों के ज़रिए, हाँ हाँ पिक्चर के ज़रिए जो पिक्चर बनाई गई है कि हाँ। जेल ऐसा होता है, कैदी ऐसे होते हैं, वो इतने खूंखार होते हैं, जेलों के अंदर ये होता है, उन सारी चीज़ों को तोड़ने वाली ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो किताब myths लिखने हैं का आपने- मतलब यही था। हाँ, हाँ। जो मिथ हैं उनको तोड़ने के लिए मैंने किताब लिखी। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम भी आपने निकाला, you. आप हमारे स्टूडियो आए समय निकाल करके, और दोबारा ज़रूर कोई अगर ऐसी कहानी, कोई किस्सा, कुछ और समझना हुआ तो डेफिनेटली हम आपकी मदद पक्का लेंगे सर। पक्का, एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।